ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग का जहां ऐलान किया तो ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत हुई और युद्ध में अमेरिका की एंट्री की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स भेजेगा। हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, ट्रंप की तरफ से यह कहा गया इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल ईरान और इजराइल जंग एक भयानक रूप लेती नजर आ रही है। पहले ईरान ने जहां इजराइल पर मिसाइलें छोड़ी, फिर इजराइल ने उसका पुख्ता जवाब दिया और अब ईरान इसके बाद फिर बात कर रहा है कई बड़ी मिसाइल छोड़ने को लेकर। अब जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयानों ने इसके पहले ही संकेत मिल चुके थे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने एक्स पोस्ट में कहा है कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने मंगलवार देर रात एक्स पर लिखा कि जंग अब शुरू हो चुकी है और हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी और ईरान इजराइल के बीच पिछले 5 दिनों से हिंसक संघर्ष जारी है। अब खामनेई की पोस्ट को जंग आधिकारिक ऐलान माना जा रहा है। यदि अब इसे संघर्ष की बजाय जंग कहा जाए तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा आने के बाद व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटीज टीम के साथ बैठक की। इसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और ज्यादा फाइटर जेट्स भेजने का फैसला किया। ईरान इजराइल के बीच लड़ाई में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 की मौत हो चुकी है और 600 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजराइल ने आज सुबह भी ईरान की राजधानी तेहरान पर हमले किए, जिसमें तेहरान के आसमान में विस्फोट होते नजर आए। इसमें दावा किया गया कि ईरान की एयर डिफेंस फोर्स ने इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलों को मार गिराया। आईडीएफ ने तेहरान क्षेत्र के एक सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल पर कई हथियार निर्माण सुविधाओं पर हमला भी किया है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। आईएसी युद्ध पर अब बातचीत और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। शिवदान जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम आपका। पहला सवाल कि अभी 5वां दिन है संघर्ष का और अब संघर्ष के बदले हम कहें कि युद्ध का, तो कैसे देख रहे हैं 5वें दिन, क्या नजर आता है अब तक और फिर भविष्य पे आगे चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें मुझे क्लियर ईरान का विनाश होता नजर आ रहा है। अब तक का जो रिकॉर्ड है 5 दिन के युद्ध में, ज्यादातर विनाश ईरान में ही हुआ है जी, क्योंकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। यदि ईरान 100 मिसाइल भी फायर करता है तो उसमें से केवल 7 ही मिसाइल इफेक्ट हो करती है इजराइल में जाकर के, जबकि इजराइल का यह हाल है कि वो उसकी 80 to 90% मिसाइल और उसके ड्रोन्स जाकर के अपने टारगेट पर गिरते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ईरान में उनके सेना प्रमुख मारे गए हैं, उनका जो क्वाड जो एक उनकी फोर्स है उसका चीफ मारा गया है, उनके एटॉमिक वैज्ञानिक मारे गए हैं। वो केवल इसलिए हुआ है कि इनके जो इजराइल के जो फायर किए हुए मिसाइल्स और ड्रोन्स है वो अपने एग्जैक्ट ठिकानों पर गिरे हैं। नंबर 2, के अलावा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का काफी पेनिट्रेशन ईरान में है और यहां तक की खबरें आई हैं कि ईरान के अंदर मोसाद अपनी खुद की ड्रोन्स स्मगल करके अंदर ले गए हैं और उन ड्रोन्स को मोसाद ने एग्जैक्ट निशानों को फायर करके इनके प्रोमिनेंट सेना प्रमुखों को और इनके वैज्ञानिकों को और प्रमुख लोगों को मारा है। तो इसलिए इजराइल का जो इफेक्ट है और इजराइल की जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी हैं और ईरान उसका मैच नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो विनाश हो रहा है वो ईरान में ज्यादा हो रहा है और इसलिए अभी आपने देखा होगा कि तेहरान से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, केवल इसलिए कि तेहरान के अंदर कोई लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए ये, और इसके साथ साथ इजराइल के साथ में बहुत सारे देश आ चुके हैं। ऑलमोस्ट अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो इजराइल के साथ है और ईरान को सबक सिखाएगा, मगर ईरान के साथ कोई भी ऐसा देश खड़ा नहीं हुआ है जो ये कहे कि मैं ईरान के साथ हूं। सर बिल्कुल जी, जब भी हम ऐसी युद्ध की बातें देखते हैं, युद्ध को इस 5 दिन में हम देखते हैं, तो हमें 2 देश ऐसे नजर आते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा ईरान, जो कभी भी परमाणु रखने की, परमाणु मारने की हमेशा धमकी देता आया है। क्या आप इस युद्ध में इस तरह की कोई बातों को वहां पर इंप्लीमेंट होता देख सकते हैं?
क्या लगता है ये जो धमकियां हैं परमाणु की, ये कुछ सिर्फ धमकियां ही हैं या एक्चुअल में कोई बात भी है? ये बिल्कुल धमकियां ही हैं केवल, और जो ईरान अभी तक बॉम्ब बना भी नहीं पाया है, उसके नजदीक भी नहीं पहुंचा है। ये अभी उसको यदि ऑलरेडी उसकी जो प्रिपरेशन है उनको डिस्टर्ब कर दिया गया है। इजराइल का मेन एम ही ये था, अमेरिका और इजराइल मिलकर के अटैक किया है, क्योंकि अमेरिका की जो बातचीत चल रही थी ईरान के साथ में न्यूक्लियर उसके लिए एनपीटी के लिए, तो वो ऑलमोस्ट फेल हो रही थी और ईरान उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था। इसको देखते हुए अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर के यह हमला कराया है, और अभी उस हमले के कारण जो इनकी ऑलरेडी जो सिस्टम कर रहा था, एनरिचमेंट कर रहा था यूरेनियम का, वो पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया है। क्योंकि मेन टारगेट जो है वो इसके न्यूक्लियर के सेंटर ही रहे हैं इजराइल के। तो इसलिए इसका ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। और साथ साथ पाकिस्तान का भी साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्ब थे वो अमेरिका के रखे हुए थे, तो पाकिस्तान के पास भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इसलिए, और पाकिस्तान के बारे में जो झूठी अफवाह उड़ी थी कि वो ईरान के पेपर में बॉम्ब इस्तेमाल करेगा, उसका भी उसकी तरफ से डिनायल आ चुका है। इसलिए ईरान और पाकिस्तान की तरफ से कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का थ्रेट नहीं है। सर, एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि हमने 2-3 चीजें बड़ी देखी जब G7 का आयोजन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं। ऐसे में बहुत जल्दी ट्रंप का निकलना, व्हाइट हाउस पहुंचकर रक्षा टीम के साथ बैठक करना पहली चीज, और फिर ट्रंप का एक ट्वीट आना कि जो लोग तेहरान में हैं वो जल्दी से जल्दी तेहरान खाली करें। भारतीय उच्चायोग जो वहां पर है इस समय ईरान में, उसका एक ट्वीट आया कि जो लोग तेहरान से निकलना चाहते हैं वो निकलें, और एक कुछ नंबर्स भी उन्होंने शेयर किए कि इस पे आप कांटेक्ट करके निकल सकते हैं। तीसरी चीज, चीन का एक बड़ा मैसेज आया कि जो लोग इजराइल में हैं वो इजराइल से जल्दी निकल जाएं। ये क्या दर्शाता है सर? एक तरफ 2-3 देश ऐसे हैं जो तेहरान से निकलने की, ईरान से निकलने की बात कर रहे हैं, और चीन है कि कह रहा है कि इजराइल से निकलिए बहुत जल्दी। देखिए, एक दो तरह की लड़ाई होती है, साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है और एक फिजिकल वारफेयर होता है। हाँ, साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक युद्ध जिसको बोलते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि दुश्मन देश को डराना। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया है कि सब लोग जो है तेहरान को खाली करके चले जाएं अपनी सेफ्टी के लिए, तो इससे ये शो कर दिया है उन्होंने, तेहरान में एक तरह का डर पैदा कर दिया है कि पता नहीं अमेरिका या इजराइल क्या कर देगा, यहां पर विनाश करेगा। तो इसलिए जो युद्ध के परिणामों से होना चाहिए था, वो साइकोलॉजिकल जो फियर, जो मनोवैज्ञानिक फियर पैदा किया है, उससे ही हो सकता है कि वहां के नागरिक डर करके वहां की सरकार को प्रेस करें कि आप सरेंडर करिए और सीज फायर डिक्लेयर करिए। मगर अभी तक इसी तरह से चीन ने भी इजराइल के अंदर साइकोलॉजिकल वारफेयर इस्तेमाल किया है और ये शो कर दिया है कि वो ईरान के सपोर्ट में है और इजराइल के लोगों में फियर पैदा करने के लिए। तो ये जो डिक्लेरेशन हुई है अमेरिका की तरफ से और चीन की तरफ से, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। शिवदान जी, एक चीज और बताइए कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है इजराइल और ईरान के बीच, इसका अंत कहां होगा? क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? दर्शकों को जरा आम भाषा में समझा दीजिए सर कि दोनों की एक्चुअल लड़ाई किस बात पर है। देखिए, ऐसा है, ये शुरू से ही पूरे जो मुस्लिम देश हैं वो इजराइल को, जूस को, जो यहूदियों को टोटल खत्म करना चाह रहे थे। यस। इसलिए आपको याद होगा 1949 में इजराइल देश का निर्माण हुआ और जितने भी यहूदी थे पूरे अरब देशों में, सबको प्रताड़ित कर करके वहां से निकाला गया और सबके सब आकर के इजराइल में बसे। तो शुरू से ही ईरान जो है वो मुस्लिम कट्टरपंथ का बहुत ही, उसके अंदर आपको पता है कि 79 में जो वहां क्रांति हुई थी, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने वहां पर शासन पर कब्जा किया था और शायद ईरान को वहां से भगाया था। उसके बाद से पूरा ईरान जो है एक पूरा कट्टरपंथ देश बन गया पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, और उसी का नतीजा है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन उसने खड़े किए। जिस प्रकार पाकिस्तान ने दुनिया भर के आतंकी संगठन खड़े किए हुए हैं, उसी की तरह से ही अब ईरान ने भी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, हूती और ये आपका हमास खड़े किए हैं, जिन्होंने इजराइल के साथ में युद्ध लड़ा है। इसीलिए पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो ईरान है
वो मुस्लिम कट्टरपंथ का एक बन गया, केंद्र बन गया है, और साथ साथ वो शिया जो सेक्ट है मुस्लिमों का, उसका हेड है। इसलिए पूरे इसके कारण, और पूरा जो नेबरिंग देश है वो सुन्नी है, तो इनमें शिया सुन्नी में भी काफी आपस में चलता रहता है, काफी एक दूसरे के, दे डोंट लाइक ईच अदर। इसके कारण उसमें जो है ईरान की जो कट्टरपंथ है उसका, वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसके सराउंडिंग में, और खासकर इसी कारण से ईरान ने इजराइल को वर्ल्ड के नक्शे से मिटाने की कसम खाई हुई है, जिसके कारण उसने हिजबुल्लाह और हमास से हमला कराया था, और उसके साथ साथ उसके इजराइल के ऊपर ड्रोन से, मिसाइलों से बार बार हमले किए हैं। तो इजराइल जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई जिसको बोलते हैं, वो युद्ध कर रहा है, और बाकी ये देश उसे खत्म करना चाहते हैं। इसलिए इजराइल जो है हर समय युद्ध के लिए तैयार रहता है। वाकई। और सर, इजराइल ने जो एकता दिखाई है वहां के एक एक नागरिक ने, क्योंकि सिर्फ सेना लड़ाई नहीं लड़ती है बल्कि एक एक नागरिक इजराइल का जिस तरह से एकजुट होता है, जो हम सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे हैं वो दिखाता है। लेकिन भविष्य क्या नजर आता है सर, अगर ईरान हम देखें कि अगर वहां से भी जो है जवाबी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आपने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम और तकनीक में अगर हम दोनों देशों को कंपेयर करें तो कहां खड़े नजर आते हैं, और एक तरफ अमेरिका जो योगदान की बात कर रहा है इजराइल को, उसके बाद कैसे देखते हैं दोनों को? देखिए, तकनीक और एयर डिफेंस सिस्टम में इजराइल ने सिद्ध कर दिया है कि वो सबसे आगे है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के जितने भी हमले हुए उनका उसने बिल्कुल भी इफेक्ट इजराइल में नहीं होने दिया। उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने, उसका आयरन ड्रोन जो था, उसने उसके मिसाइल सिस्टमों को बिल्कुल भी इजराइल में नहीं गिरने दिया, उनको पहले प्रीमेच्योरली खत्म कर दिया। इसी तरह से उन दौरान में ईरान ने भी अपनी मिसाइलें दागी, अपने ड्रोन्स भेजे, मगर उसके इजराइल के सिस्टम ने उनको सबको फेल कर दिया। मगर ऐसे सेम टाइम पर ईरान के अंदर, जैसा मैंने पहले भी कहा है, इजराइल की जो मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम गए हैं उनको 70 to 80% सक्सेस मिली है। तो इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम में और उसके जो वेपनरी में इजराइल, और उसके एयरक्राफ्ट और एयर वारफेयर में, जिसको हवाई हमला और हवाई शक्ति बोलते हैं, उसके अंदर भी इजराइल का कोई जवाब ईरान के पास नहीं है। और आजकल के युग में जो खासकर इजराइल और ईरान के बीच में जमीनी लड़ाई तो होगी नहीं, क्योंकि दोनों का बॉर्डर मिलता ही नहीं है, तो इसलिए जमीनी, और यही अब देखना होगा कि ये जो लड़ाई चल रही है इसका भविष्य क्या नजर आएगा। फिलहाल शिवदान जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।